कि अगर बिल्डर वो पैसा देने में नाकामयाब साबित होता है तो वो सारा पैसा आप ही को देना है। तो सिबिल किसका खराब होगा, उन 1000 बायर्स का या बिल्डर का? और एक बिल्डर कभी भी कोई धोखाधड़ी करके इंसॉल्वेंसी में जा सकता है। स्पेसिफिक पीरियड के लिए इंटरेस्ट तो वो बैंक को दे चुका है और बैंक इसमें फायदे का सौदा ये समझता है कि उसका बिजनेस बढ़ रहा है, तो बैंक अपने इंटरेस्ट को ज्यादा सिक्योर कर रहा है कि एक अलॉटी के ऊपर भी रिलाय करना ज्यादा फायदे का सौदा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। इससे पहले के वीडियो में हमने बात की थी एश्योर्ड रिटर्न और एश्योर्ड रेंटल का खेल क्या है, उसकी परतें खोली थी और उसके बारे में आपको समझाया था कि इस तरह की अगर कोई ऑफर आती है तो थोड़ा सा चौकन्ना हो जाइए क्योंकि इसमें झोल हो सकता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नो EMI टिल पोजीशन का आखिरकार खेल क्या है और इस खेल के पीछे क्या कोई किसी के घोटाले की नीयत है, कोई फ्रॉड आपके साथ हो सकता है, इसकी एथिकल वैल्यू क्या है, ये सब आज इस वीडियो में आपको बताएंगे क्योंकि आपकी कमाई का एक एक पैसा आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए उसे किसी भी बिल्डर प्रोजेक्ट में खास तौर से इस तरह की स्कीम के चक्कर में आकर इन्वेस्ट करने से पहले 4 बार सोचिए जरूर। चलिए, हमारे साथ हैं हमारे रेरा एक्सपर्ट एडवोकेट जगदीप शोरान जी। जगदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर में जो लोग इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या अपने लिए घर खरीदने जा रहे हैं, दुकान खरीदने जा रहे हैं, उनको जागरूक करें। एक नई स्कीम और मार्केट में उछल रही है और ये ऐसा नहीं है कि आज से ही है, बहुत पहले से चल रही है, नो EMI टिल पोजीशन। ये खेल क्या है, इसकी एथिकल वैल्यू क्या है? देखिए, सबवेंशन प्लान करके ये बड़ा फेमस प्लान बिल्डर्स के द्वारा दिया जाता है और काफ़ी लंबे समय से हम देख रहे हैं, जिसपे कि सर्वोच्च न्यायालय के भी कुछ टिप्पणियां हैं और लेटेस्ट जो जजमेंट्स हैं उसमें बड़ा अच्छा इसके ऊपर में संज्ञान लिया गया है। देखिए, पहले होता क्या था और अब क्या बदलाव है, दोनों चीज़ों पे इस पे सोचने की ज़रूरत है और फिर हम अलॉटीज़ के पास में उस चीज़ को रख सकते हैं कि ये खेल क्या है। सबवेंशन स्कीम्स में क्या कहा गया कि एक नो EMI टिल पोजेशन स्कीम है बेसिकली। तो इस स्कीम का जो खाका है वो किस प्रकार से है, एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट करा दिया जाता है अलॉटी, बैंक का और बिल्डर का। इसमें मोटे तौर पर तो ऊपरी सतह पे आप देखते हो तो अलॉटी समझता है कि इसकी जो प्री EMIs हैं वो बिल्डर देगा, यानी कि सिर्फ इंटरेस्ट। हाँ, ओनली इंटरेस्ट पोर्शन, प्रिंसिपल जिसमें इंक्लूड नहीं होता क्योंकि EMIs आपकी शुरू होती हैं जब उसका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आ जाता है, उससे पहले प्री EMIs का रहता है सिस्टम। तो उसमें मोटे तौर पर पहली कुछ लाइनों में आप देखेंगे तो जिम्मेदारी बिल्डर की दिखाई देती है कि प्री EMIs जो इंटरेस्ट पोर्शन है वो बियर करेगा बिल्डर टिल पोजेशन और कोई स्पेसिफिक पीरियड लिख दिया जाता है। लेकिन माहीन अक्षरों में जो लिखा गया है वो ये है कि अगर बिल्डर वो पैसा देने में नाकामयाब साबित होता है तो वो सारा पैसा आप ही को देना है। बैंक लिखता है, बैंक वो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट में ही लिखा है। आप उसके जब 3-4 काफी पैरे और आखिरी पन्नों तक आते हैं जो अलॉटी पढ़ता नहीं है, वहां यही लिखा है कि अगर बिल्डर ये देने में नाकामयाब है तो सारी जिम्मेदारी आपकी है। और खाका क्या है? खाका ये है कि मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का 10% इंटरेस्ट पे कोई लोन लिया है, तो वहाँ 2 साल का उसका इंटरेस्ट जो है वो बिल्डर बियर कर रहा है, या टिल पोजेशन बेसिकली कह देते हैं कि 3 साल में हम पोजेशन ही दे देंगे। तो 10 लाख के पैसे में से वो एन्युटी वैल्यू डिसाइड करके वो पैसा पहले ही बैंक काट लेता है बिल्डर से। यानी कि ये समझे कि अगर 50 लाख रुपए का लोन हुआ है तो 40 लाख रुपए बिल्डर को वो बैंक दे देगा और अगर मानते 10 लाख का इंटरेस्ट पार्ट है वो पहले से उसने अपने पास रख लिया है। बिल्कुल। तो बिल्डर के पास पहुंचा 40 लाख, बिल्डर के पास पहुंचा 40 लाख और बैंक की इनकम हो गई 10 लाख रुपए। और किसके शोल्डर्स पे हो रही है? अलॉटी के शोल्डर्स पे हो रही है। अब इसका क्या चीज निकली? सबवेंशन प्लान को पहले तो आपको कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान बताया जाता है बिल्डर के द्वारा कि जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होगी आपको पैसा वैसे देना है, और फिर सबवेंशन प्लान को बीच में इंट्रोड्यूस करके वो सारा पैसा जो कंस्ट्रक्शन लिंक के थ्रू मिलना था वो कंप्लीटली पैसा बिल्डर ले चुका है आपके बैंक के थ्रू। यानी कि अगर मैं ट्राई पार्टी एग्रीमेंट यानी कि नो EMI टिल पोजीशन वाली स्कीम पर नहीं जाता तो मुझे ये पैसा बैंक से आपको किस्तों में देना होता, किस्तों में देना पड़ता। लेकिन यहां पर बिल्डर ने खेल क्या किया, बैंक के साथ मिलकर वो पैसा एक साथ एक मुश्त उठा लिया है। वो पैसा एक मुश्त उठा लिया है तो उसके मतलब उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है। इंटरेस्ट वो पहले से स्पेसिफिक पीरियड के लिए इंटरेस्ट तो वो बैंक को दे चुका है और बैंक इसमें फायदे का सौदा ये समझता है कि उसका बिजनेस बढ़ रहा है,
क्योंकि अलोटी जो कामकाजी व्यक्ति है, जो कानून से भी डरता है, कानून की पालना भी करता है, लोन तो उसी के शोल्डर्स पे दिया गया है। अच्छा, इसमें एक मेरा एक सवाल निकल कर आया कि हमने ये माना कि 50 लाख रुपए का लोन हुआ है और इसमें से 40 लाख रुपए बिल्डर के पास चले गए, 10 लाख रुपए मानो कि उसने अपना इंटरेस्ट का जो कमाई है बैंक ने अपने पास रख ली। कल को अगर कोई डिस्प्यूट होता है बिल्डर और बायर के बीच में, तो यहां पर बायर बिल्डर से कितनी पेमेंट क्लेम करेगा? 40 करेगा या 50 करेगा? नहीं, वो तो 50 ही करेगा, लेकिन एक देखिए कानूनी पेच वहाँ पे भी लगाते हैं बिल्डर, ऑल्दो वो समझ में आ जाता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें समझने के लिए, देखने के बाद में कि ये तो आपने अपने एग्रीमेंट के थ्रू एग्री किया था कि ये इंटरेस्ट का पोर्शन आप बियर करेंगे। बट नॉर्मली देखने में आता है बिल्डर जब कानूनी पचड़े में आता है तो कहता है नहीं, मेरे को तो 40 ही लाख मिला है, 50 लाख नहीं मिला। तो वो बहरहाल अलग बात है। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट का इसमें वर्डिक्ट है उसमें ये बड़ा क्लियर किया गया है कि इसको आपको कंस्ट्रक्शन लिंक करना होगा। अगर इस कैसी भी ऐसी स्कीम है सबवेंशन या प्री EMIs, तो आप ऐसा एक मुश्त राशि अलोटी की नहीं काट सकते हैं। आपको उस जो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान ऑप्ट किया गया है उसी के हिसाब से सबवेंशन प्लान को ट्यून अप करना पड़ेगा। अब उसको समझते हैं कि कैसे, मान लीजिए कि आपको बुकिंग पे 20 लाख रुपया देना था, तो आप वो सबवेंशन ट्राई पार्टी एग्रीमेंट है, अब उसके तहत आप 20 लाख की इनवॉइस जनरेट करें जो पीरियड पे आती है। फिर जैसे ही कंस्ट्रक्शन होगा तो अगली इनवॉइस जनरेट करेगा बिल्डर और बैंक उसी हिसाब से पैसे रिलीज करेगा, ना कि एक मुश्त। अच्छा, इसमें एक और झोल जो मुझे नजर आ रहा है कि अगर मैं कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान के थ्रू चलता हूं, आप इसको थोड़ा सा ऐसे हम अपने व्यूअर को समझाने की कोशिश करते हैं कि किसी बिल्डर ने एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया और उसमें 1000 फ्लैट है और यहाँ 1000 फ्लैट ओनर्स को यानी कि बायर्स को बिल्डर ऑफर कर रहा है नो EMI टिल पोजीशन। और यहाँ पर अगर पर हेड यानी कि 1000 से वो 40 लाख रुपए बैंक के थ्रू एक मुश्त पैसा ले लेता है, तो आप समझिए कि वो पैसा कितना बड़ा हो गया, अरबों रुपए वो हो जाता है। अब वो जो अरबों रुपए आकर कहां पर पार्क होता है? बिल्डर के बैंक खाते में। अब यहां से वो अलग से ब्याज बना रहा है। बिल्कुल, यानी कि आपसे इकट्ठा पैसा लेकर बिल्डर ने क्या किया कि वो उस पे अलग से ब्याज बना रहा है और आपके पैसे में से पहले से ही वो ब्याज भी कटवा चुका है। वो बेसिकली रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि और ये एक बड़ा क्लियर वॉल्यूशन भी है जो एस्क्रो अकाउंट की जो हमारी अवधारणा दी गई है कि 75% पैसा एस्क्रो अकाउंट पे आना है। तो जो इस तरीके का लोन से रूटेड अमाउंट है वो एस्क्रो में फॉल नहीं कर रहा है, क्योंकि वो एस्क्रो में जब ही डालता है जब वो कंस्ट्रक्शन का अपना माइलस्टोन अचीव कर लेता है। तो वहां पे भी एक बहुत बड़ा एक मैनिपुलेशन क्रिएट करता है बिल्डर। अच्छा, यहाँ एक और सवाल है कि जो 1000 लोगों से ये पैसा लिया गया, मतलब बैंक के थ्रू ट्राई पार्टी एग्रीमेंट नो EMI टिल पोजीशन की स्कीम में, अगर कल को बिल्डर समय पर EMI नहीं दे रहा है यानी कि प्री EMI नहीं दे रहा है, तो सिबिल किसका खराब होगा, उन 1000 बायर्स का या बिल्डर का? नहीं, वो 1000 बायर्स का। लेकिन आप देखिए ना, वो इम्पैक्ट जब आ रहा है जब वो एक 2 साल का पीरियड अगर ट्राई पार्टी में बोला गया है तो 2 साल का तो बैंक ने पहले ही एडवांस ले लिया। अब अगर डिले होता है प्रोजेक्ट तो ये 100% केसेस में हमें देखने को मिलता है कि बिल्डर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना ही नहीं चाहता है। वो कहता है ट्राई पार्टी एग्रीमेंट की म्याद खत्म हो चुकी है, सिर्फ 2 साल तक के लिए था, अब जो भी EMI या प्री EMI आ रही है इसको आप बियर करिए। और यही लड़ाई अमूमन देखने को मिलती है। अलोटी पहले तो लुभावने वादों में फंस जाता है और उसके बाद में जब पछतावा होता है तो वो सबके सामने है ही, वो तो बड़ा ही धरातल पे हैं ये चीज़ें। यहाँ एक थोड़ा सा और समझना चाहेंगे ताकि हमारे व्यूअर्स को और क्लैरिटी यहाँ पर आए। आमतौर पर कोई इंडिविजुअल मुझे अपने लिए घर लेने जाना है तो मेरे पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 8.4% या जो भी अलग अलग वेरी करता है, यानी कि वो कम है। लेकिन अगर एक बिल्डर अपने प्रोजेक्ट के लिए लोन लेने जाता है किसी बैंक से, तो वहां पर उसको हायर साइड पर जाकर रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो आखिरकार जब बैंक को पता है कि वो ऐसे ट्राई पार्टी एग्रीमेंट करके मेंशन स्कीम के थ्रू ना देकर डायरेक्ट अगर बिल्डर को देता है तो वहां उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, तो वो बैंक अपना नुकसान क्यों कर रहा है यहाँ पर कि बायर्स के थ्रू जो है वो इस पैसे को रूट कर रहा है जहाँ की उसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा? देखिए, बायर्स के थ्रू जब करते हैं तो उसका जो रिस्क फैक्टर है उसी पैसे पे बैंक का रिस्क फैक्टर डिवाइड हो गया और उसका रिस्क फैक्टर बहुत ही मिनिमाइज हो गया। जब आम इंसान, एक नौकरी पेशे वाला इंसान होम लोन लेता है तो वो उसकी इंसॉल्वेंट होने की जो टेंडेंसी है वो कम है और एक बिल्डर कभी भी कोई धोखाधड़ी करके इंसॉल्वेंसी में जा सकता है।
तो बैंक अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा सिक्योर कर रहा है कि एक अलॉटी के ऊपर भी रिलाय करना ज़्यादा फायदे का सौदा है। तो यहां पर सबसे ज्यादा सिक्योर कौन हुआ, बैंक, बिल्डर या बायर? सिर्फ बैंक का खेल है, सारे खेल में जो राजा है वो सिर्फ बैंक है। और उस दूसरा फायदा कोई उठा रहा है तो वो बिल्डर है। और रह गई बात बायर की, यानी कि आपकी और हमारी, तो कुल मिला के भाई साहब हम लोग किसी स्कीम के चक्कर में बस उलझ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ हमारे हाथ में आ रहा है, क्योंकि पैसा ये आपका अपना है और आपसे बिल्डर बैंक के थ्रू इसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले लेता है। अगर वो ब्याज उसको अपने से चुकाना भी पड़ रहा है तो आप समझिए, अगर वो खुद लोन लेने जाता, अगर वहां पर उसको 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होता और यहां पर मान लीजिए कि 10% देना है, तो 5% वो बचा लिया। खैर, इसमें बुरी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मिल क्या रहा है, क्या सही में आपका पैसा सिक्योर है? क्योंकि यहां बिल्डर एक मुश्त पैसा उठा रहा है और कल को इंसॉल्वेंसी में चला जाता है या कोई ऐसा मसला फंस जाता है कि प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो रहा है, तो आप तो पूरे के पूरे फंस गए। लेकिन अगर यहां पर आपका ये कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान होता और समझिए कि यहां पर बिल्डर ने जो 3 महीने की मियाद मांगी थी उस तक नहीं पूरा किया, तब तक आपका पैसा पूरा नहीं गया बिल्डर के पास, अभी भी आपका काफी पैसा बचा हुआ है जो कि आपको पोजीशन तक देना था। तो ऐसे में कुछ पैसा तो आपका बच जाता अगर बिल्डर प्रोजेक्ट बनाने से आनाकानी करता या फिर इंसॉल्वेंसी में जाता या कुछ और घटना होती। तो ऐसे में इस तरह के मसलों से बचिए। जो कुछ नियम तय किए गए हैं उन नियमों के हिसाब से ही अपने पैसे को, यानी कि अपनी मेहनत की कमाई को इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ऑफर के पीछे फ्रॉड भी हो सकता है। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। लगातार हम रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई खबरें और रियल एस्टेट सेक्टर में किस तरह के पेच हैं वो सारी जानकारियां लेकर आपके लिए आ रहे हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आपका कोई भी सुझाव है, कोई भी आपकी समस्या है या आपको लगता है कि आपके साथ किसी बिल्डर ने कोई फ्रॉड किया है, तो आप अपनी पूरी कहानी हमें बता सकते हैं नीचे दी गई मेल आईडी पर, और उस पर भी हम जरूर खबर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको न्याय मिले। फिलहाल के लिए नमस्कार।